वेलकम डियर स्टूडेंट्स। 1857 की क्रांति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले के चैप्टर्स में हमने देखा कि 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे और उसका भारत के विभिन्न भागों में प्रसार किस प्रकार से हुआ और उसका नेतृत्व किसने किया। साथ ही हमने ये भी देखा कि उन क्रांति स्थलों पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार किस प्रकार से किया और चर्चा को हमने वहाँ छोड़ा जहाँ हमें यह पता चला कि जो 10 मई 1857 को घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ वो दिसंबर 1858 आते आते बिल्कुल शांत हो गया और भारत पर पुनः कंपनी का शासन स्थापित हो गया। अब हमारे सामने यह यक्ष प्रश्न है कि 1857 की क्रांति विफल क्यों रही। तो आइए हम उस चर्चा में शामिल होते हैं जो आज भी इतिहासकारों के बीच में चल रही है कि 1857 की क्रांति को विफल क्यों कहा जाता है या विफल क्यों हुई है। विफलता के कारणों की चर्चा करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण उभर करके आता है वो है योग्य नेतृत्व का अभाव। 1857 की क्रांति में जहां अंग्रेजों के पास में योग्य सेनापति और योग्य प्रशासक थे, वहीं भारतीयों के पास में योग्य नेतृत्व का अभाव था। क्रांतिकारी जब मेरठ से दिल्ली गए तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपनी क्रांतिकारियों की सेना का नेता चुना, लेकिन बहादुर शाह जफर को इस घटना से पहले तक कुछ भी नहीं पता था और उन्होंने शुरू में यह दायित्व संभालने से आनाकानी की, लेकिन बाद में कोई विकल्प न उपलब्ध होने के कारण उन्होंने इसका नेतृत्व स्वीकार किया। यानी वो इच्छुक भी नहीं थे इस क्रांति में भाग लेने के लिए, जबरन उनको इसका नेता बना दिया। इसके अलावा जो अलग अलग रियासतों में जैसे झांसी में लक्ष्मीबाई या कानपुर में नाना साहब या फिर आगे तात्या टोपे, जगदीश सिंह, कुंवर जगदीश सिंह जो आरा, कुंवर सिंह जो जगदीशपुर में थे, ये सभी नेता जो अपने अपने रियासतों में लड़ रहे थे, इसमें किसी में भी ऐसी योग्यता नहीं थी कि वो संपूर्ण भारत के राजाओं को एक कर सके, या किसी में भी ऐसी योग्यता नहीं थी कि सभी भारतीय राजा उसको अपना एक छत्र शासक मान लें। इसलिए वो अलग अलग क्षेत्रों पर अपनी सेनाओं के साथ अलग अलग लड़े और अंग्रेजों ने उनको आसानी से पराजित कर दिया। विद्रोह का सीमित स्वरूप। विद्रोह के बारे में एक इतिहासकारों का धड़ा यह मानता है कि यह विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला, बल्कि यह विद्रोह खास करके उत्तर भारत में फैला। दक्षिण और पूर्व और पश्चिम में इसका जो प्रसार है वो बहुत ही सीमित भागों में रहा। खास करके पंजाब, बंगाल, कश्मीर, उड़ीसा और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में यह विद्रोह नहीं पहुंच पाया। यद्यपि वहाँ कुछ लोगों ने इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया, लेकिन वो उत्तर के इन क्रांति की जो विचारधारा थी इससे कितने प्रभावित थे यह स्पष्ट नहीं है। देशी नरेशों और सामंतों की भूमिका। 1857 की क्रांति में जो भारत के राजा थे उन्होंने ही विद्रोह किया और भारत के राजा थे जिन्होंने ही विद्रोह को दबाया। यहाँ लगभग 600 से ज़्यादा रियासतें जब भारत आज़ाद हुआ तब मौजूद थी। 1857 के समय तो इससे भी ज़्यादा रियासतें थी और एक बड़ा वर्ग जो राजाओं का था वो अंग्रेजों के प्रति वफादार रहा। साथ ही उन्होंने अंग्रेजों की मदद की, जैसे सिंधिया और होलकर, इनकी सेनाओं ने विद्रोहियों का साथ दिया, लेकिन राजा हमेशा अंग्रेजों के वफादार बने रहे। और सिंधिया ने खास करके मध्य और उत्तर भारत में अंग्रेजों की खूब मदद की। इसलिए लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि यदि सिंधिया न होता तो हम एक ही रात में बोरिया बिस्तर समेट करके भारत से चले जाते। तो इस प्रकार से जो 1857 की क्रांति का जो बड़ा सा तूफान आया हुआ था, जो बड़ी नदी थी, उसके खिलाफ इन देशी रियासतों ने बांध का कार्य किया और इस नदी को रोक दिया। वहीं सिखों ने, गोरखों ने,
ग्वालियर के जो मंत्री सरदीनकर राव थे, या फिर हैदराबाद के सालार जंग, वो भी एक मंत्री थे। इन सब लोगों ने विद्रोहियों के दमन में अंग्रेजों की मदद की। यहाँ तक कि बहादुर शाह जफर के निकटतम व्यक्तियों ने भी अंग्रेजों की मदद की। बीकानेर के राजाओं ने भी मदद की। तो इस प्रकार से देसी रियासतों का एक बहुत बड़ा धड़ा जो अंग्रेजों के साथ में था, तो इस विद्रोह को दमन करने में अंग्रेजों को बहुत बड़ी मदद मिली। कंपनी के तुलना में इन विद्रोहियों के पास में सीमित साधन थे। कंपनी जहां एक तरीके से एक प्रशिक्षित सेना के साथ में लड़ रही थी, उनके पास में आधुनिक यूरोपियन हथियार थे, वहीं विद्रोही असंगठित थे। कई सैनिक तो जोश जोश में भर्ती हो गए थे, लेकिन उनके पास में पर्याप्त मात्रा में हथियार भी नहीं थे, और जो भी बंदूकें वगैरह थी वो परंपरागत रूप से जो मुगल शासनकाल के दौरान चल रही थी वही बंदूकें थी। आधुनिक यूरोपियन अस्त्र शस्त्र भी इनके पास में नहीं थे। साथ ही इनके पास में न इतना बड़ा धन था कि वो एक बड़ी सेना रख सके, न औजार का हथियार खरीद सके, और इतना धन नहीं था कि वो अपनी आर्थिक आवश्यकताएं भी पूरी कर सके। तो धन की कमी और साधनों की कमी के कारण भी विद्रोहियों को कई बार संकट का सामना करना पड़ा। विद्रोही इसलिए भी असफल हुए क्योंकि उनमें ज़्यादा संगठन का अभाव था। यद्यपि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग लड़े, और यह भी कहा जाता है कि कमल का फूल और रोटी यह हर गांव में घुमाई गई, जो कि क्रांति का प्रतीक था। जो उस रोटी को स्वीकार कर लेता वो उस रोटी को खाता और फिर अपने गांव से नई रोटी बना करके अगले गांव पहुंचाता। तो ये एक प्रकार से प्रतीकात्मक था कि हम लोग एक उस दिन, जैसा कि 31 मई के बारे में माना जाता है कि क्रांति की दिनांक निर्धारित थी। तो इससे पता चलता है कि कुछ संगठन की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन उतना कामयाब नहीं हुए कि अंग्रेजों की संगठनात्मक ढांचे को वो तोड़ सके। और कोई ऐसा भारत में नेतृत्व भी नहीं था जो सेनाओं को या राजाओं को संगठित कर सके। निश्चित उद्देश्यों का अभाव। 1857 की क्रांति का उद्देश्य क्या था, यह अस्पष्ट ही रहा। न नेताओं को, क्रांतिकारियों को पता था, न राजाओं को पता था, न सैनिकों को पता था। सभी के कई बार अलग अलग उद्देश्य हो जाए। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहती मैं झांसी नहीं दूंगी। प्रारंभ में झांसी की रानी की अंग्रेजों के साथ में कई इस तरह की वार्ताएं हुई, लेकिन अंत में जब झांसी को देने या न देने की बात आई तो केवल झांसी के लिए। वही मुगल बादशाह तो बिना मर्जी के बादशाह बना हुआ है इस पूरी क्रांतिकारियों की सेना का। तो वास्तव में स्थापित क्या करना चाहते हैं, किस प्रकार का शासन स्थापित होगा, मुगल बादशाह सर्वोच्च होगा या फिर पेशवा सर्वोच्च होगा, या कोई किस प्रकार का ढांचा होगा, लोकतंत्र होगा, राजतंत्र होगा, इसके बारे में कोई भी उद्देश्य किसी को नहीं पता थे। जब दिल्ली पर मेरठ की सेनाएं आई तो दिल्ली का प्रशासन संभालने के लिए एक संस्था जरूर बनाई थी जिसको जलसा कहा जाता है, जलसा। और उसमें कुछ सैनिक अधिकारी थे, कुछ नागरिक अधिकारी थे। लगभग 10 लोगों की एक समिति बनाई थी जिसको जलसा कहा जाता है। उससे यूं तो आइडिया लगता है कि उनके दिमाग में यह प्रश्न था कि हम लोग शासन किस प्रकार से करेंगे, लेकिन वो पूरे भारत के स्तर पर कैसे लागू होगा, यह उद्देश्य उनके पास भी मौजूद नहीं था। व्यापक जन समर्थन भी नहीं मिला। तो बहुत जगह पर इन क्रांतिकारियों की मदद की गई। लोगों ने उनको अपने घरों में छुपा के रखा, उनको खाने पाने की सुविधाएं दी, बहुत स्तर पर किया, लेकिन बहुत जगहों पर उन्हें इस जन समर्थन नहीं मिलना भी उनकी सफलता के रास्ते में आ गया। वहीं बुद्धिजीवी वर्ग को इस पूरी क्रांति में कोई विश्वास नहीं था। जो पढ़े लिखे शिक्षित मध्यम वर्ग था वो इस समय पूरी तरीके से अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान था और क्रांतिकारियों की कोई मदद नहीं की। अंग्रेजों के पास में बहुत अधिक मात्रा में संसाधन थे और उनके पास में जो इस प्रकार की आर्थिक ताकत थी, जो यूरोप का सबसे शक्तिशाली समुद्री शक्ति थी, वहीं उसकी तुलना में भारत के पास में शून्य कहा जा सकता है कि शक्ति थी। साथ में अंग्रेजों का नेतृत्व भी कुशल था। ब्रिटेन के राजा या पार्लियामेंट्री सिस्टम से लेकर के यहाँ तक के गवर्नर और सेनापतियों तक का जो एक क्रम था
वो उस हिसाब से लड़ा। कहा जाता है कि भारत का राजा अपनी रियासत के लिए लड़ता है, लेकिन एक अंग्रेज सेनापति ब्रिटेन के लिए लड़ता है। तो ये फर्क था, यहाँ पर कोई भी भारत के लिए नहीं लड़ रहा था, बल्कि वो एक ब्रिटेन राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे। कई बार यह चर्चा में भी रहता है कि 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, तो यह क्या राष्ट्रीय आंदोलन था, या इस समय क्या भारत के लोगों के बीच में यह राष्ट्रीयता की भावना थी? विपिन चंद्र ने अपनी पुस्तक भारत का स्वतंत्रता संग्राम में लिखा है कि उस समय भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, बल्कि वो अपनी अपनी रियासतों के लिए लड़ रहे थे, एक राष्ट्र के लिए वो नहीं लड़ रहे थे। तो यह भी एक कारण है कि समग्र दृष्टिकोण नहीं था कि हम पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं। साथ ही क्रांति का समय से पूर्व, अर्थात एक निर्धारित समय था, उससे पूर्व जब क्रांति की घटना हो गई, तो जैसे 10 मई को ये घटना हुई, तो 11 मई को ही दिल्ली पर दिखा